हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काशिफ है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कनाडा में पीआर किस तरह मिलता है। हमें ये तो पता चल गया कि हम कनाडा अगर पढ़ाई करने आ गए तो हमें पीआर मिल ही जाएगा। हमसे यही कहते हैं, सब एजेंट भी यही बोलते हैं, लोग भी ये कहते हैं भाई जी कनाडा जो आ गया वो वापस नहीं जाने वाला। तो क्या ये अभी भी सच है या ये नहीं है? तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि इसमें आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं, कि आपको पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो कैसे क्या करना है कि आपको पीआर मिले। तो मेरी वीडियो आप पूरी ये वाली आखिर तक देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कनाडा में असल में पीआर मिलता कैसे है। और इसके अलावा अगर आपको और भी जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आप अपनी जर्नी को सही से प्लान कर सकें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि कनाडा में पीआर किस तरह मिलता है। तो कनाडा जो है ना वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत आपको पीआर देगा। आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसके हिसाब से पूरा एक स्कोर जनरेट किया जाएगा और अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो आपको पीआर मिलेगा, वरना आपको पीआर नहीं मिलेगा। तो इस प्रोग्राम को कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। ये सेंट्रल यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का है। आप अपने स्कोर अगर चेक करना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, आप खुद से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, जो कि अभी लगभग 546 या 550 560 इस तरह का स्कोर जो है वो जा रहा है, जो कि किसी के लिए भी हासिल करना बड़ा मुश्किल है। मुझे मालूम है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर स्कोर जा रहा है तो कोई ना कोई लोग तो हासिल कर ही रहे हैं तभी उनको पीआर मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अपना स्कोर खुद से चेक करिएगा, आपको समझ आएगा कि पीआर मिलना कनाडा में अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो एक तो तरीका है एक्सप्रेस एंट्री का, जहां पर आप डायरेक्ट फेडरल में अपनी प्रोफाइल जो है ना बनाते हैं और उसके बाद आप एक स्कोर मिलता है, आपको डायरेक्टली जो है ना पीआर मिल जाता है। दूसरा तरीका है कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होते हैं। आप प्रोविंसेस को अप्लाई करते हैं कि भाई हम इस स्ट्रीम में हम अप्लाई करना चाहते हैं और वो आपको नॉमिनेशन लेटर देते हैं। उसकी बेसिस पे आपको 600 पॉइंट मिलेंगे। प्रोविंस आपको जो नॉमिनेशन लेटर देगी उसकी वजह से आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो सेंट्रल यानी कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आप अपडेट करेंगे तो वहाँ पे आपके पॉइंट जो हैं वो 600 प्लस जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पीआर मिल जाएगा। अब ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि चलो ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री में अगर हमारे स्कोर नहीं भी आता है तो हम पीएनपी ले लेंगे, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि पीएनपी कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किसको मिलेगा। तो पीएनपी जो है हर प्रोविंस का अपना अलग अलग जो है ना वो प्रोग्राम है। जैसे कि ओंटारियो में ओएनपी एक प्रोग्राम चलता है, उसके अलावा ओंटारियो में रूरल एंड नॉर्दर्न पायलट प्रोग्राम भी चलता है। उसी तरीके से बीसी में भी ब्रिटिश कोलंबिया का अलग अपना टेक प्रोग्राम भी है शायद, और हेल्थ केयर का भी प्रोग्राम चलता है उनका, और इसके अलावा उनका रूरल एंड नॉर्दर्न वाला भी प्रोग्राम उनका चलता है। तो हर प्रोविंस के अलग अलग जो है ना प्रोग्राम्स हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं ओंटारियो आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरा ओएनपी में हो जाएगा, यहाँ पर मेरा रूरल एंड नॉर्दर्न में हो जाएगा। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि ये इतना आसान नहीं है होना, क्योंकि अगर आप उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करेंगे तो आपका पीआर ओंटारियो में नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा कि आपका पीआर जो है ना वो किस तरीके से होगा, आप कौन सी स्ट्रीम में आ रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ेंगी, खुद से रिसर्च करनी पड़ेंगी कि आपका पीआर कहाँ होने के चांसेस हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपका पीआर यहाँ पर हो जाए तो आप ओंटारियो, बीसी और अल्बर्टा बिल्कुल भी ना आए। आपको अगर आना है तो आप अटलांटिक प्रोविंसेस में आए। जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें आप यहाँ आकर डायरेक्टली पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के बाद बिना एक्सपीरियंस के आप अपनी पीएनपी के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको नॉमिनेशन लेटर मिल जाएगा। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको खुद से उसी प्रोविंस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अटलांटिक इमिग्रेशन के अंदर जो है ना अटलांटिक प्रोविंसेस आते हैं। अटलांटिक प्रोविंसेस जो हैं वो नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रिंसविक है, और आपका न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर है, और इसके अलावा आपका प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविंसेस हैं, चारों प्रोविंसेस हैं। इन प्रोविंस में आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप अगर पीएनपी के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि नॉमिनेशन लेटर के लिए आप बोलेंगे कि भाई प्रोविंस को बोलेंगे कि भाई मैं आपकी स्टेट में, आपकी प्रोविंस में रहना चाहता हूँ और मेरी ये एप्लीकेशन है। अगर उनको आपकी एप्लीकेशन ठीक लगती है तो आपको वो नॉमिनेशन लेटर देंगे और उस नॉमिनेशन लेटर को आप एक्सप्रेस एंट्री में जो है ना अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको 600 पॉइंट मिलेंगे और वहाँ से आपको पीआर मिल जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि आपको पीआर मिलने के बाद लगभग 2 साल आपको उसी प्रोविंस में रहना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको मुझे लगता है कि समझ आ गई होंगी कि कनाडा में
पढ़ाई करने का फ़ायदा है, पीआर लेने के लिए फ़ायदा है, लेकिन वो किस तरह आपको फ़ायदा करेगा कि आप रूरल नॉर्दर्न प्रोग्राम में आ पाएंगे ओंटारियो के, कि आप बीसी के प्रोग्राम में आप फिट बैठ पाएंगे, तो वो रिस्की होगा। इस वक्त बीसी में, ओंटारियो में और उसके अलावा अल्बर्टा में या कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन अटलांटिक इमिग्रेशन जो प्रोग्राम है वहाँ पर पीआर हासिल करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है इस वक्त। तो अब अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ मत आइए, सीधा अटलांटिक प्रोविंस में जाइए, वहाँ पे आपका पीआर होने के चांसेस ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी के लिए ये मुश्किल हो गई है, क्या सभी को पीआर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पीआर नहीं मिलेगा और उनको वापस जाना पड़ेगा अगर उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है। यानी कि जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है जो 3 साल का मिलता है, तो वो एक्सपायर अगर हो जाएगा तो उनको वापस जाना पड़ेगा, या फिर उन्हें कोई अच्छी जॉब यहाँ मिल जाए जो उनका एम्प्लॉयर उनको सपोर्ट करे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेंगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने पेरेंट्स के 30-40 लाख रुपए खर्च करने के बाद यहाँ आ जाएं, और यहाँ आने के बाद आपने पढ़ाई करी, आपने वर्क परमिट लिया और उसके बाद आपको पीआर नहीं मिल रहा, फिर आपको फिर से अपना वर्क परमिट बढ़ाने के लिए लोग खर्चा करते हैं, LMIA के ऊपर पैसे देते हैं, लोगों को 20-30 हज़ार डॉलर देते हैं, फिर वहाँ से उनको LMIA मिलता है, और उस LMIA के बाद आप उस बंदे के यानी कि उस एम्प्लॉयर के मजदूर बन जाते हैं, फिर आप उसके अंडर ही काम करेंगे, आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बेचारे LMIA ले लेते हैं, जब उनका वर्क परमिट एक्सपायर होता है तो उनको 2 साल 5 साल जब तक उनका पीआर नहीं होगा तब तक उन्हें उसी के अंडर काम करना पड़ेगा, और मजबूरी उनकी ऐसी हो जाती है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसमें इस सिचुएशन में प्रॉब्लम पता है आपको क्या है कि आप कनाडा आ गए हो, आप अपना करियर बनाने आए थे, आप मजदूर बन गए, चाहे वो कोई भी जॉब है, आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते, आप कुछ और जॉब कर ही नहीं सकते। तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। आपने पैसे खर्च करे हैं, आप आज़ाद रहना चाहते हो, आप आज़ाद रहना चाहिए आपको, तो इसलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप अपना जो कदम है वो आगे बढ़ाएं। और इसके अलावा जो ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉज हैं जो चल रहे हैं कनाडा के अंदर, ऑक्यूपेशन ड्रॉज, अभी पीछे काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉ आए हैं, उसमें काफ़ी लोगों को कम स्कोर पे भी पीआर मिला है। तो आपको ना अपनी जर्नी को प्लान करना होगा। अगर आप हेल्थ केयर से हैं या फिर आप IT से हैं तो आप उन ड्रॉज को देखें, वहाँ पर जाएं और वहाँ देखें कि कौन कौन से लोगों को जो है ना वो पीआर कनाडा की गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो आप अपनी जर्नी को ऐसे प्लान करें कि आपने सपोज 12th जो है ना वो बायो से किया है, तो आपने यहाँ पे कोई नर्सिंग का प्रोग्राम ले लिया है, तो नर्सिंग में पीआर के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि वो एक हेल्थ केयर प्रोग्राम है, वहाँ पर आपके जो चांसेस हैं वो PNP में भी ज़्यादा हैं, वो एक्सप्रेस एंट्री में भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपके लिए आसानी है। और इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है IT फील्ड से, तो आप कोई ऐसा कोर्स लें यहाँ पर कनाडा में कि उसके बाद आपको अपने ही फील्ड की जॉब मिले, IT सेक्टर की ही जॉब मिले, जहां आप टेक पायलट प्रोग्राम में कहीं ना कहीं फिट हो सकें। तो ये आपको खुद से ही जो है ना जर्नी अपनी प्लान करनी होगी, आपको खुद से रिसर्च करनी होगी, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, कौन सा आपको कोर्स करना चाहिए, कौन से कोर्स में आप फिट बैठते हैं, आपका जो प्रीवियस कोर्स है, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसके रिलेवेंट आपका जो अगला कोर्स है वो है कि नहीं है। ये सारी बातें मेरे भाई मेरी बहनों आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी। आप किसी एजेंट के भरोसे होकर कोई कोर्स चूज़ मत करिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कनाडा आते हैं और एजेंट के कहने में कोई सा भी कोर्स ले लेते हैं। इवन अभी 1 हफ्ता पहले मैं एक लड़के से मिला जो कि पंजाब से है, और मैंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ पर क्या कोर्स किया है, तो उसने बोला कि भाई मैंने 12th के बाद आया था और मैंने यहाँ पर 2 साल का लॉ का डिप्लोमा किया है। तो मैंने कहा उनसे पूछा तो आप अपने ही फील्ड में अब आगे जाना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं भाई, अपने फील्ड में तो मैं जा ही नहीं सकता, वो मुझे इतना पसंद नहीं है और उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा हैं, तो और उसमें मुझे शायद पीआर मिलने के चांसेस भी कम हैं। तो मैंने उनको बोला तो फिर आपने ये कोर्स क्यों किया, क्या आपने पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी? तो उन्होंने बोला कि भाई वो बस जो एजेंट ने जो कोर्स दिला दिया वो हमने कर लिया, कनाडा आना था हम आ गए। और मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप आ गए, अब आपका पीआर का क्या सीन है, कोई ऐसी जॉब आपको मिल रही है जहाँ आपको पीआर आसानी से मिल पाए? तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं अभी ओंटारियो में हूँ और मुझे जाना पड़ रहा है अब नोवा स्कॉशिया वगैरह, क्योंकि यहाँ पे तो पीआर मुश्किल है, शायद वहाँ मेरा जो है ना पीआर हो जाए, और वहाँ पर भी चांसेस मेरे कम हैं क्योंकि मैंने पढ़ाई ओंटारियो से की है और मैं जा रहा हूँ अब नोवा स्कॉशिया, तो वहाँ पर मेरे चांसेस जो हैं वो बाद में आएंगे, पहले उन लोगों के आएंगे जो ऑलरेडी नोवा स्कॉशिया से जिन्होंने पढ़ाई की है। तो मेरी आपको ये राय है कि अगर आप
आ रहे हैं या आप दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट पे ध्यान दें और अटलांटिक प्रोविंसेस में आप चले जाएं, कोई सा भी प्रोविंस में आप चले जाएं, वहाँ पर कोर्स करें। उसके बाद आपके जो स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना वो हो जाएंगे पीआर के। तो गाइस मुझे लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके काम आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें ना दूसरों की हेल्प करनी है और हेल्प करने से बेहतर कुछ नहीं। खासकर जब आप कनाडा अपनी कंट्री से दूर आए हैं तो प्लीज़ मेरा आपको ये एक और मेरी राय है, एक और सजेशन है कि प्लीज़ दूसरों की हेल्प करें। जो आपके साथी हैं, जो आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, उन लोगों की हेल्प करें यार। जो लोग आए हैं उन लोगों की हेल्प करें, उनको बताएं कि किस तरह जॉब मिलेगी, किस तरह क्या होगा। तो थोड़ा गाइडेंस आप लोगों को भी अपने दूसरों को देनी है, क्योंकि हेल्प करने से बेहतर कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।